Hello everyone, this is Shweta Sharma and welcome to Netcracker Management. On this channel, I help you understand UGC net management concepts in a simple, clear, and exam oriented way. If you are preparing for UGC net and want smart strategies, clear concepts, and regular practice, you are at the right place. तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स का एक सीक्वेंस कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 4 P's में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड नेक्स्ट इज प्रमोशन। तो इन द अर्लियर वीडियो वी डिड द प्रोडक्ट एंड नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस। तो सीक्वेंस आपको पता ही है, ये सीक्वेंस है, बट द प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल for the company because it's the price which generate a revenue for the company other than cost. You spend money in developing you also spend money in promoting the product and setting the advertisement channels. The pricing is the only one which generate the revenues for the company, and it is also maybe crucial because जो pricing decisions हैं मेक एंड ब्रेक हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे पास रहेगा प्राइसिंग की टाइप्स की हम बात करेंगे और प्राइस सेटिंग की हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइस इज द ओनली मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट दैट जनरेट्स रेवेन्यू अदर देन कॉस्ट। पूरी 4 P's ऑफ मार्केटिंग में प्राइसिंग एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के लिए। It is the only, also one of the most flexible element of marketing mix can be changed quickly. तो आप अपनी प्राइसिंग को बहुत ही क्विकली चेंज कर सकते हैं, जबकि आपको प्रोडक्ट में चेंजेस लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लेस में चेंज करने के लिए भी आपको एफर्ट लगेंगे और प्रमोशन में चेंजेस करने के लिए भी आपको एफर्ट्स लगेंगे, बट दी प्राइसिंग इज द ओनली वन विच यू कैन चेंज वेरी क्विकली। द कॉस्ट, प्राइस, रेवेन्यू आर इंटरडिपेंडेंट। कॉस्ट वो हो गया जो किसी भी प्रोडक्ट को लगाने में आपका जितना खर्चा आता है, डेट इज कॉस्ट। प्राइसिंग वो होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप जो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, डेट इज प्राइस। और रेवेन्यू वो होता है जो अल्टीमेटली आपके हिस्से में आता है। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, आपने उसका प्राइस जो है वो 180 रुपीज़ रख दिया, और जब आपने प्रोडक्ट बेचे तो वो सपोज हुए 15,000 रुपये की, और जो आपका एक प्रोडक्ट है वो बिकता है 150 रुपीज़ पे। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तो ना ही मैं प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर पाऊंगा और ना ही जो डिस्काउंट वगैरह दे रहा हूँ मैं मार्केट में वो भी नहीं दे पाऊंगी। प्राइस इज गेम चेंजर इन द कॉम्पिटिशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की प्राइस स्कीमिंग की, प्राइस पेनिट्रेशन की, रैपिड प्राइसिंग, स्लो प्राइसिंग। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको मार्केट शेयर एक्वायर करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन्स अर्न करने हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो भी हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो एक गेम चेंजर की तरह काम करता है, बिकॉज प्राइस इज डिसाइड इन विच डायरेक्शन और हाउ यू मूव फर्दर। एंड द नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट हमारे पास है इंटरनल फैक्टर्स एंड देन अदर इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, डेट फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन फैक्टर्स को कंपनी खुद से कंट्रोल कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है। द फर्स्ट इज फर्म्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कीमिंग प्राइसेस करना, पेनिट्रेशन प्राइसेस करना, या सेल्स प्रमोशन के लिए कोई ऑफर निकालना। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करेगा, तो वो कंपनी जो है वो खुद से कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट। आपको कॉस्ट कितनी आती है उस प्रोडक्ट को बनाने में। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज। हो सकता है आपकी कंपनी का मार्केट मिक्स जो है वो बोलता हो कि हमारा प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही है, इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो हो सकता है इसको हम हेविली प्रमोट करेंगे, तो हो सकता है हम इसमें डिस्काउंट भी रन करें, या कोई ऑफर, या फिर कोई बाय वन गेट वन वाली स्कीम।
तो वो डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज क्या हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन से स्टेज में है। ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस भी आपको देने पड़ेंगे, आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के कंसिडरेशंस क्या हैं, इसमें आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे आप जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जो है वो लिंक अप कर रहे हैं, तो ये सब भी आपको इसमें देना होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अनकंट्रोलेबल। द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर दी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंपनी एंड विच कैन नॉट बी कंट्रोलेबल बाय देम। द फर्स्ट इज नेचर ऑफ मार्केट एंड डिमांड। मार्केट आपका मोनोपोली मार्केट है या फिर परफेक्ट कंपटीशन है या फिर डुओपोली है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का मार्केट है और उसमें किस तरह का कंपटीशन है। अगर मोनोपोली होगा तो आप प्राइस मेकर होंगे और परफेक्ट कंपटीशन होगा तो आप प्राइस टेकर होंगे। तो अगर आज की डेट में आप स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप ही उसका प्राइस सेट करेंगे। कि सब कमोडिटीज़ हैं और इन सब कमोडिटीज़ का जो प्राइस सेट है वो मार्केट करेगी। अगर पूरे इंडिया में 400 रुपये सपोज एक पैक मिल रहा है स्टील का या सीमेंट का, तो आप उसका प्राइस जो है वो 500 रुपये नहीं कर सकते, आप 400 रुपये के अराउंड ही उसका प्राइसिंग रखेंगे। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसा प्राइस ऑफर कर रहे हैं, क्या उनकी कॉस्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपका प्राइस सेट होगा। इकोनॉमिक की कंडीशंस भी आपको देखनी पड़ेंगी, टैक्सेस कैसे हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट एक्शंस क्या हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ऑलरेडी सेटिंग अ प्राइस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि प्राइसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ PYQ, और यहाँ से आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएं। द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज डिटरमाइनिंग द डिमांड, third is estimating cost, fourth is analyzing competitors cost, price and offers, fifth is selecting a price method, and the last one is selecting the final price. So let's one by one हम इनको डिस्कस करेंगे। The first is setting the price objectives। सबसे पहले हम प्राइसिंग को सेट करेंगे। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या करेंगे इसमें, सर्वाइवल, या हमें सर्वाइवल करना है, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट्स, हमें अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, या फिर हमें मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, मार्केट स्केलिंग करनी है, या प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप हमें करना है। अदर्स ऑब्जेक्टिव भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि सेट प्राइस लो टू डिस्करेज अदर एंट्रेंसेस, जो कि अदर कॉम्पिटिटर एंटर हो रहे हैं मार्केट में उसको डिस्करेज करने के लिए हम अपने प्राइसेस को सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम अपने प्राइसेस को रख सकते हैं। सेट प्राइसेस टू रिस्ट्रेन लॉयल्टी एंड चैनल सपोर्ट फॉर सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के लिए भी, और टू हेल्प सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, अदर दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल्स को हेल्प करने के लिए भी। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो डिसाइड करेंगे कि हमें अपने प्राइसिंग को कैसे सेट करना है, हमने अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे हम सेट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द डिमांड। द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग द डिमांड। Different prices leads to different levels of demand. Cost set the floor price whereas market demand set the ceiling price. अगर हम higher price रखेंगे so demand will be lower, और अगर हम low price set करेंगे so there would be a higher demand. So that's why marketers must carefully analyze how demand changes with price. Here the cost set the floor price means the minimum price below which the price cannot sell without loss, and the other one market demand sets the ceiling price means the maximum price customers are willing to। so जो हमारा फाइनल प्राइस रहेगा वो इन दोनों प्राइसेस के इन बिटवीन रहेगा। Thus determining demands helps the marketers understand how much customers are willing to pay, which directly influence the final pricing decisions in the marketing mix. So the demand will depend on the other factors also, which is the pure competition. Pure competition में क्या होता है कि बहुत सारे sellers होते हैं and the firm is the price taker. And in the oligopolistic competition, there are few sellers and demand depends on competitors' pricing. Monopolistic competition में क्या रहता है कि many sellers होते हैं with differentiated products. बहुत सारे सेलर्स कुछ लिटिल बिट डिफरेंसेस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं, एंड इज डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक इन नेचर।
प्योर मोनोपोली में क्या होता है कि एक सिंगल सेलर होता है एंड द फर्म हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर प्राइस। जो सारा का सारा कंट्रोल होता है वो जो है वो मैक्सिमम रहता है इन द केस ऑफ प्योर मोनोपोली। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप डेट इज बेस्ड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनके बेसिस पे भी जब हम डिमांड जो सेट कर सकते हैं, हम प्राइस की डिमांड को सेट कर सकते हैं, विच इज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या रहता है कि डिमांड डज नॉट चेंज मोस्ट विद द प्राइस। इन द केस ऑफ सपोज एसेंशियल गुड्स, फर्म कैन चेंज हायर प्राइस, एंड इन द केस ऑफ इलास्टिक गुड्स डिमांड चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद प्राइस। एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स, फर्म मस्ट कीप प्राइसेस कॉम्पिटिटिव। जो इनइलास्टिक डिमांड है उसमें जो प्राइसेस हैं उनसे फ़र्क पड़ता है लोगों की कि प्राइस क्या है, बिकॉज दे आर नेसेसिटी प्रोडक्ट्स। एंड इलास्टिक डिमांड के केसेस में क्या होता है, लग्जरियस प्रोडक्ट हैं, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे प्राइस है वो कितना ही हाई चला जाए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास एस्टिमेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट सेट द फ्लोर लिमिट फॉर प्राइसिंग द कॉस्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। इसमें हमें देखना होता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, कौन सा कॉस्टिंग का मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉम्पिटिटर्स के कॉस्ट प्राइस को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, कंपनीज का कॉस्ट, कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, और लास्ट में हम जो है वो एक फाइनल प्राइस सेट करेंगे। डिपेंड करता है हमारा प्राइसिंग मेथड कौन सा रहेगा, डेट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग एंड सील्ड बिट प्राइसिंग। कंपनी जब प्राइस डिसाइड करती है तो वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करती है। सबसे पहले आता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकाली जाती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है। उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसका प्राइस जो है वो फिक्स करेंगे। उसके बाद सेकंड आता है मार्कअप प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड परसेंटेज जोड़ दी जाती है कॉस्ट के ऊपर। जैसे कि सपोज कॉस्ट आई है ₹100 एंड हमने मार्कअप जो है वो 20% इसमें ऐड कर दिया। डेट इज जो हमारा प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 + 20 डेट इज ₹120। नेक्स्ट इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए प्राइस सेट करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है। सपोज हमें इसमें ₹10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, हमने इन्वेस्ट किए इसमें 50 लाख रुपीज़ और हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए ₹10 लाख का, तो उसके हिसाब से हम प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करेंगे। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट से ज़्यादा फोकस कस्टमर जो है वो बेनिफिट्स का होता है एंड ये जो है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। द फिफ्थ वन इज परसीविंग वैल्यू प्राइसिंग। कस्टमर जो वैल्यू फील करता है उसके बेसिस पे प्राइस सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रांड इमेज, एडवर्टाइजमेंट, स्टेटस का रोल इसमें ज़्यादा होता है। एग्जांपल आईफोन का हम ले सकते हैं, कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि कस्टमर प्रीमियम फील करता है उससे। इसको हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी बोलते हैं। 6th पॉइंट इज वैल्यू प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि प्राइस तो कम रहेगा लेकिन हमारी जो क्वालिटी है इसमें वो हमें बेटर चाहिए, और ये प्राइसिंग बेसिकली मास मार्केट के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग को देख के प्राइस सेट करना कि कॉम्पिटिटर्स ने जो प्राइस सेट कर रखा है हम भी वही सेम प्राइस जो है वो सेट करेंगे। द 8th वन इज गोइंग रेट प्राइसिंग। इसमें कंपनी ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं कर रही, जैसा मार्केट में चल रहा होता है प्राइस उसी के अकॉर्डिंग वो सेट कर देती है। ये बेसिकली सिचुएशन के पर्पस से रहता है कि प्राइस टेकर सिचुएशन। 9th वन इज सील्ड बिड प्राइसिंग। इसमें कहते हैं कि टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के लिए सीक्रेट बिड लगाना। जो लोवेस्ट या बेस्ट बिड लगाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग भी बोलते हैं। और एट द एंड हम अपना प्राइस जो है वो सेट कर देते हैं। एडिशनल फैक्टर्स टू बी कंसिडर बाय सेलेक्टिंग दी फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस को सेट करने के लिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में हमें रखने पड़ते हैं।
दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इन्फ्लुएंस और मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स। हमारे जो अदर मार्केटिंग मिक्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, उसको ध्यान में रख के हम जो वो फाइनल प्राइस को सेट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज। सो ये सारे हमारे स्टेप्स थे। आइए एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। And the first one is setting the price objective, second is determining the demand, third one is estimating cost, fourth one is analyzing competitors cost, price and offers, and fifth one is setting a pricing method, and sixth one is selecting the final price. Next हमारे पास आ जाता है that is the pricing strategies. अब हम pricing strategies की बात करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है वो प्राइस अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, कैसे कंपनी प्राइस अडेप्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं प्राइस अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज। अडेप्टिंग द प्राइस, कंपनी यूजुअली डू नॉट सेट अ सिंगल प्राइस बट रेदर डेवलपिंग अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज दैट रिफ्लेक्ट्स वेरिएशंस इन ज्योग्राफिकल डिमांड एंड कॉस्ट, मार्केट सेगमेंटेड रिक्वायरमेंट्स, परचेज टाइमिंग, ऑर्डर लेवल, डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, गारंटीज, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर फैक्टर्स। कंपनी कभी भी एक सिंगल प्राइस सेट नहीं कर सकती। एक कोका कोला का कैन आप वेंडिंग मशीन से लेंगे तो 25-30 रुपये का मिलेगा, और अगर आप कहीं मॉल में जाके या मूवी देखते टाइम में अगर आप मॉल से अगर वहाँ से परचेज करते हैं दैट इज़ 150 रुपीज़। वही कोक का कैन एक रेस्टोरेंट में 70 to 80 रुपीज़ का हो सकता है, और वही कोक का कैन एक एरोप्लेन में 200 रुपये तक का भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनीज है वो कभी भी एक सिंगल प्राइस सेट नहीं कर सकती किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जोग्राफिकल डिमांड, कोस्ट, मार्केट सेगमेंट, परचेज टाइमिंग, ऑर्डर, डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, गारंटीज, जिनके बेसिस पे हम जो वो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को अडेप्ट कर सकते हैं। सो देर आर सेवरल प्राइस अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज बहुत सारी हो सकती है प्राइस अडेप्टेशन की, लेकिन जनरली जो कंपनीज फॉलो करती है वो 4 टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल प्राइसिंग, द सेकेंड वन इज प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस, third one is promotional pricing, and the fourth one is differentiated pricing. So let's see geographical pricing में क्या होता है। In geographical pricing, the company decide how price of its product to different customers in different locations and countries. So अलग अलग customers अलग अलग countries में अलग अलग locations पर हैं। So यहाँ पे हमारा geographical pricing का concept आ जाता है। सबसे पहले जो जोग्राफिकल प्राइसिंग सेट करने का तरीका है डेट इज़ दी बाय बैक अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, ये जनरली कब होता है जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो कभी कभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात करता है। सपोज इंडिया ने नेपाल के साथ डील किया है और वो कह रहा है कि हम एक हाइड्रो प्लांट लगाएंगे, मतलब हम पानी से बिजली बनाने वाला एक प्लांट लगा रहे हैं, मान लो 1000 मेगावाट का। तो इसने बोला कि जितना भी होगा उसका 20% तुम मुझे दोगे। तो बायबैक ने हमने क्या किया, द सेलर सेट्स अ प्लांट इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी टू एन अदर कंपनीज एंड एग्रीज टू एक्सेप्ट अ पार्शियल पेमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विद द सप्लाइड इक्विपमेंट। तो उसने बोला कि जितनी वहाँ पे बिजली बनेगी उसका कुछ % हम आपसे ही खरीद लेंगे। तो वो जाता है हमारे पास बायबैक का एग्रीमेंट। द नेक्स्ट वन इज ऑफसेट प्राइसिंग। The seller receives a full payment in the cash but agrees to spend a sustainable amount of money in that country within a started time period. Suppose अब मान लो कि इंडिया ने रशिया को कोई सपोज सॉफ्टवेयर ही बेचा, और रशिया ने देना था उनको सपोज $5,000 मिलियन। तो इसमें रशिया ने बोला कि आपको मैं एक शर्त पे पूरे $5,000 बिलियन दे रहा हूँ। एक शर्त है, आपको इसमें से कम $300 मिलियन का सामान जो है वो हमसे ही खरीदना होगा। तो सपोज इंडिया ने उनसे कोई डिफेंस का आइटम खरीद लिया या फिर कोई ऑयल खरीद लिया, तो इसमें हमने रशिया कुछ सामान बेचा और उन्होंने हमसे खरीद भी लिया, पैसे भी उन्होंने दे दिए, लेकिन उन्होंने हमें ये बोला कि आपको इसमें से कुछ % या कुछ रुपीज़ का सामान जो है वो वापस हमसे ही खरीदना होगा। तो दिस इज द ऑफसेट प्राइस। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपनसेशन डील। दी सेलर्स रिसीव सम % ऑफ द पेमेंट इन कैश एंड द रेस्ट इन दी प्रोडक्ट्स।
ए ब्रिटिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर सोल्ड प्लेन्स टू ब्राज़ील, ब्राज़ील को ब्रिटिश ने एयरक्राफ्ट भेजा फॉर 70% ऑफ कैश एंड रेस्ट इन कॉफीज. होप इट्स क्लियर नाउ. एंड नेक्स्ट इज प्राइस discount and allowances. Most companies will adjust their price and give discounts and allowances for early payment, volume purchase, and off-seasonal buyings. Companies must be doing carefully, else they would not have lesser or no profits. मीन्स दैट कंपनी अपनी लिस्ट प्राइस में कुछ सिचुएशंस में छूट, डिस्काउंट के अलाउंसेस देती हैं ताकि सेल्स बढ़े और बायर्स जो हैं वो मोटिवेट हो. आइए देखते हैं ये जो डिस्काउंट एंड अलाउंसेस हैं वो किन किन टाइप्स के हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डिस्काउंट ही हो जाता है तो ए प्राइस रिडक्शन टू बायर्स हु पे बिल प्रॉम्प्टली और टू अ रेगुलर पर्सन. अगर आप तुरंत बाय कर रहे हैं तो हम आपको कुछ कैश डिस्काउंट दे देंगे. क्वांटिटी डिस्काउंट भी होगा. अगर आप बल्क में हमसे कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे. सपोज एक पीस जो है वो 10 रुपये का पड़ता है और आप बल्क में ले रहे हैं तो अगर आप 10 पीस खरीद रहे हैं तो मैं आपको एक जो है वो 8 रुपये में दे दूंगा. तो आपको जो है वो क्वांटिटी डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा. नेक्स्ट इज फंक्शनल डिस्काउंट. इसको हम ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज इस डिस्काउंट को हम अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ भी शेयर करते हैं. कई बार हम बोलते हैं कि आप हमारे चैनल मेंबर्स हैं तो आप कुछ ना कीजिए. तो सपोज आप हमारे जो है वो पोस्टर्स लगा लीजिए या फिर आप अगर आपके पास आ रहा है तो आप उनका फ़ोन नंबर है नेम भी नोट डाउन कर लीजिए. तो ये सब आ जाएगा फंक्शनल डिस्काउंट के अंदर कि हम उनको कुछ ना कुछ चीज़ें करने का जो है वो पैसा इसमें दे रहे हैं. अगर वो कुछ स्पेशल फंक्शन इसमें परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि सेलिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया एंड रिकॉर्ड कीपिंग हो गया. सीजनल डिस्काउंट तो आप सबको पता ही होगा. सपोज जैसे कि सीज़न जा रहा है, स्टॉक पुराना हो रहा है तो वो जो है वो सामान जो है वो डिस्काउंट पे बेच देते हैं. प्राइस रिडक्शन टू दोज हु मर्चेंटाइज और सर्विस आउट ऑफ द सीजन. जो चीज़ें आउट ऑफ सीजन हो जाती है उनको जो है वो डिस्काउंट पे बेच देते हैं. नेक्स्ट इज अलाउंसेस एंड एक्स्ट्रा पेमेंट डिजाइन टू गेन री सेलर पार्टिसिपेशन इन द स्पेशल प्रोग्राम. कई बार स्पेशल प्रोग्राम्स रन करने के लिए आप जो है वो अलाउंसेस भी देते हो कि हम एक कैंपेन रन करेंगे, आपको सपोर्ट करना, बैनर लगा लो, लाइट वाला डिस्प्ले लगा लो, हम जो आपको पैसा दे देंगे. नेक्स्ट वन इज प्रमोशनल डिस्काउंट. कंपनीज कैन यूज स्पेशल प्राइसिंग टेक्निक्स टू स्टिमुलेट अर्ली परचेज. इसका मतलब है यहाँ पे हम सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं. हम अपनी परचेज को स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, अर्ली परचेज हम करवाना चाह रहे हैं. First one is lost leader pricing. Supermarkets and departmental stores often drop the pricing as well-known brand to stimulate additional store traffic. इसमें क्या होता है कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो ड्रॉप कर देता है एज पर दी अदर्स. उससे क्या होता है कि वो नुकसान तो उठा रहे हैं लेकिन उनको क्या हो रहा है कि उनकी जो सेल है वो इसमें बढ़ जाएगी. लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. उसके बाद आता है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग. सेलर विल एस्टेब्लिश स्पेशल प्राइसिंग इन सर्टेन सीजन टू ड्रॉ इन मोर कस्टमर्स. एग्जाम्पल दिसंबर डिलाइट बाय हुंडई. सपोज किसी ने कुछ स्पेशल इवेंट पे सपोज 15 अगस्त या 26 जनवरी पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट निकाल दिया तो सेल्स को पुश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सब भी जो है वो स्पेशल इवेंट प्राइसिंग ही है. एंड नेक्स्ट वन इज द स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग. Sellers will offer special pricing exclusively to certain customers. Example, discount to government employee and doctors. कुछ डॉक्टर्स के लिए या फिर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम चला दी. नेक्स्ट वन इज कैश रिबेट्स. बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपने सेल्स को एनकरेज करने के लिए जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो वो कैश रिबेट्स भी निकालती हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग. Instead of cutting its price, the company can offer customers low interest financing. Example, 0% finance. कई बार जो है वो कंपनीज जो ऑफर करती हैं लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग या फिर बिल्कुल ज़ीरो ही फाइनेंसिंग. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग. कंपनीज ऑफर एडजस्ट देयर बेसिक प्राइस टू अकोमोडेट डिफरेंसेज इन कस्टमर्स प्राइस, लोकेशंस एंड सो ऑन. Price discrimination occurs when a company sells a product or service at two or more prices. इसका मतलब है अलग अलग तरीके के कस्टमर्स को अलग अलग प्राइसेस पे सेल करना. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग. डिफरेंट कस्टमर्स ग्रुप्स पे डिफरेंट प्राइसिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज.
सपोज अगर अभी भी आप देखें और आप बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कराने अगर जाते हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% या आधा % जो है वो एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या सीनियर सिटीजन हैं और आप किसी मॉन्यूमेंट को देखने जा रहे हैं तो उनके लिए भी जो टिकट है वो सस्ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट आर प्राइस्ड डिफरेंटली but not proportionately to their cost। प्रोडक्ट को एक खास तरीके के फॉर्म में डाल दे तो प्राइसिंग हो जाएगी। सपोज अगर आप सोप लेके आते हैं और वो बार की फॉर्म में है तो आपको 25-30 रुपये का मिलेगा। अगर वही आप और अगर आप हैंड वॉश या बॉटल के फॉर्म में लेके आते हैं तो वो या 50-60 रुपये का आपको। तो प्रोडक्ट के फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम प्राइसिंग। टाइम के अकॉर्डिंग भी है जो वो प्राइसेस का फ़र्क पड़ेगा। प्राइसिंग है वेराइड बाय सीजन, डे, हार, ऑफ पीक एंड पीक हार चेंजेस ऑन नेट यूसेज। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई चीज़ ज़्यादा महंगी है, अदरवाइज वो सस्ती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि रेनी सीजन में जो वेजिटेबल्स का जो प्राइसेस है वो एकदम पीक पे चला जाता है और अदर डेज में जो है वो नॉर्मल रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज चैनल प्राइसिंग। सो अभी मैंने आपको बताया सपोज कोका कोला डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, किसी वेंडिंग मशीन से ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो प्राइसिंग का फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोकेशन प्राइसिंग। द सेम प्रोडक्ट इज pricing differently at different locations and the cost of offering it in each location is the same। so लोकेशन प्राइसिंग का मतलब है सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस रखना। जब कंपनी मार्केट एरिया या रीजन के हिसाब से अपना प्राइस सेट करती है तो उसे हम लोकेशन प्राइसिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। And thank you so much, and if you found this video is helpful, please like, share it with your friends and subscribe to Netcracker Management. Stay consistent, stay motivated and prepared smart to crack UGC NET exam. Thank you everyone for watching the video.